जैसे मैंने शब्द लिया समाज, है ना, समाज। अब इसमें अगर एक प्रत्यय जुड़ाओगे तो ये सामाजिक हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे कोई भी अगर मान लिया उप जोड़ दोगे तो हम पूर्व समाज, है ना, तो समाज के पूर्व की घटना या कुछ भी, तो ऐसे बनता है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में तो चर्चा करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं एक तरफ तुलनात्मक रूप से लिखूंगा, उसके बाद में मैं अलग अलग तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अच्छा लाइट चली गई थी, ओके सॉरी, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए आज हमारा टॉपिक ये है कि मतलब उपसर्ग एवं प्रत्यय, उपसर्ग एवं प्रत्यय को मैं एक साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम लोग मतलब अलग अलग सेगमेंट पढ़ते हैं तो दिक्कतें वहाँ आती है, ठीक है। तो देखो अगर मान लिया ये होता है प्रथम पद, ठीक है, और ये होता है द्वितीय पद, बीच में शब्द में होता है, तो शब्द के यदि आगे लगेगा तो ये उपसर्ग बनेगा, शब्द के पश्चात लगेगा तो प्रत्यय बनेगा, ठीक है। क्या होगा, कितने उपसर्ग होते हैं, कितने प्रत्यय होंगे, सारी चीजों की मैं तो चर्चा करूंगा करूंगा ये, ठीक है। अब मैं हेडिंग डालता हूँ, उपसर्ग एवं प्रत्यय का तुलनात्मक अध्ययन, है ना, क्योंकि हम लोग करने वाले ही हैं तुलनात्मक अध्ययन। तो एक तरफ हेडिंग डालूंगा उपसर्ग, एक तरफ डालूंगा प्रत्यय। तो मैंने इधर डाल दिया हेडिंग उपसर्ग और इधर डाल दिया हेडिंग प्रत्यय, है ना, ठीक बात। बीच में हमने एक रेखा खींच दी ताकि आपको सुविधा अनुसार आपको सही लगे, ठीक बात। तो देखिए मैं करता क्या हूँ, इस पेन से लेता हूँ, इसका शाब्दिक विवेचन किया जाए, है ना, शाब्दिक शाब्दिक विवेचन, है ना। देखो उप मतलब क्या होता है, उप का मतलब ही होता है, मतलब देखो उपसर्ग दो अर्थों से बना है, उप और सर्ग, है ना। तो उप का मतलब क्या होता है आपने जानते हो, उप मतलब पहले, और सर्ग का मतलब होता है संयोग, है ना, जो संयोग, मतलब ये उपसर्ग संयोग होता है, ठीक है, ये चीज जाना आपने। और दूसरी चीज मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब कोई उपसर्ग का जो है, उपसर्ग का कोई मतलब स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, है ना, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। मतलब जब तक ये शब्द में नहीं लगेंगे तब तक वो मतलब माने नहीं जाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया सा, तो सा का कोई अर्थ है ना, लेकिन मैंने लिख दिया सा परिवार, तो परिवार सहित हो गया, लेकिन जब तक ये शब्द में नहीं लगेंगे तब तक इनका कोई व्यक्तिगत अर्थ नहीं होता, मेरा मतलब ये है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रत्यय की। देखिए प्रत्यय में क्या है, ठीक है, प्रत्यय बनता है, वो उसकी बात नहीं करूंगा। तो प्रति का मतलब यहाँ पे इससे मतलब पद के पीछे जो शब्द लगते हैं उसी को प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं परिभाषिक रूप से इसकी बात करेंगे, तो परिभाषिक रूप से बात किया जाए तो इसकी मैं परिभाषा लिखूंगा एक एक लोगों की। देखिए इसकी मैं परिभाषा लिखता हूँ, ठीक है। वे शब्दांश, है ना, शब्दांश मैंने कहा शब्द अंश, जो, ठीक है, किसी शब्द के पूर्व मतलब पहले, है ना, पूर्व मतलब पहले जुड़कर, ठीक है, जुड़कर अर्थ को प्रभावित करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वही उपसर्ग कहलाते हैं ना, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। ये बात ठीक हो गया, यही परिभाषा, अच्छा यही परिभाषा उसमें लागू होगी, प्रत्यय में भी, है ना। पूछो कैसे लागू होगी, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। प्रत्यय की परिभाषा की बात की जाए तो प्रत्यय की परिभाषा में केवल दो टर्मिनोलॉजी, इसमें इसमें जैसे किसी शब्द के पूर्व के बजाय ये हो जाएगा, पूर्व का मतलब ये है तो ये पीछे हो जाएगा, ठीक है। शब्द के पीछे या मतलब पीछे या बाद में, है ना, पीछे या फिर बाद में कह सकते हो, पीछे जुड़कर अर्थ को प्रभावित करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है, प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक बात। मैंने एक लाइन बना ली है ताकि आपके लिए सुविधाजनक चीजें हों। देखिए अब इसमें क्या है, इधर मैं बताता हूँ, इसमें मतलब मैं बता देता हूँ, मतलब इनका तो कोई मतलब इनका ये इधर उपसर्ग है ना, उपसर्ग, ठीक है, ये उधर इधर प्रत्यय है ना, प्रत्यय, इतना जान बात है ना। तो इनका स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है, कोई अर्थ मतलब नहीं होता है, ठीक है, अर्थ नहीं होता है ना। ये शब्द मतलब ये शब्द में लगकर ही अपना अर्थ प्रकट करते हैं, शब्द में प्रयुक्त होकर, शब्द में प्रयुक्त होकर अपना अर्थ देते हैं, ठीक है, अर्थ देते हैं। कैसे, पूछो कैसे, अभी मैं बताता हूँ। यही सेम चीजें इसमें भी फॉलो होंगी, ठीक बात, ये भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी परिभाषा लिखाने की जरूरत तो नहीं है फिलहाल, लेकिन तो आप लोग मानोगे नहीं तो इसलिए मैं लिखा ही रहा हूँ, इसमें भी वही चीज है, ठीक है। लेकिन मैं बात बताऊँ, जैसे कोई पद है, जब तक जैसे मान लिया मैंने लिखा, मान लिया बहुत मैं 22 उपसर्ग होते हैं, वो सब अलग अलग, उसी में चर्चा करूंगा। यहाँ कोई शब्द है, ठीक है, जब तक इसमें कोई चीज होगा नहीं तो मैं बात कैसे कहूँ, जैसे मान लिया मैंने लिखा बा,
बात तो अपने आप में बखूब या कुछ भी है तो उपसर्ग है, लेकिन जब तक इसमें शब्द नहीं जोड़ोगे तो उसका कोई मतलब विशेष अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक बात, ये तो चीज़ें हो गई। ऐसे सेम इसमें भी है। तो एक बात मैं बता दूँगा कि मतलब ये क्या कहते हैं, इनका प्रयोग केवल विकारी शब्दों में होता है, ठीक है? इनका प्रयोग जो है, इनका मतलब इनका ये लाइन बहुत अच्छी बात समझो, इनका प्रयोग है ना, इनका प्रयोग है ना, उपसर्ग की बात कर रहा हूँ, केवल विकारी शब्दों में होता है ना, विकारी शब्दों में होता है, ठीक बात? शब्दों में होता है, ठीक है? अब विकारी शब्द कौन-कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है? तो इनका प्रयोग केवल इतने में ही होता है, ठीक है? मतलब विकारी शब्दों में होता है, लेकिन जैसे समझ में उपसर्ग पहले लगते हैं तो पूर्व ही लगेगा ना, तो इसलिए विकारी शब्दों के पूर्व लगेगा, ऐसा कह सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा लिखा है तो वो भी बातें सही ही है, क्योंकि पूर्व में ही तो लगेगा उपसर्ग। लेकिन एक चीज़ और है, इसमें जैसे इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि जैसे इनका प्रयोग केवल विकारी शब्दों के साथ होता है, लेकिन इनका उसमें जैसे इसमें केवल विकारी शब्दों के साथ और इसमें विकारी के साथ-साथ और अन्य शब्द भी आ सकते हैं, है ना? ठीक है? तो इनका भी प्रयोग वैसे सेम है, तो ये भी चीज़ें इसमें भी फॉलो होंगी। लेकिन भिन्नता जब बताओगे तब ना जान पाएँगे, ये तो सारी चीज़ें एक ही हैं। और इनका प्रयोग भी विकारी शब्दों में होता है, लेकिन उसके बाद में होता है। इनका और इधर मैंने संज्ञा लिखा या सर्वनाम लिखा या विशेषण लिखा, तो ये इसके बाद में लगेंगे। मैंने मतलब ये है, ठीक बात? तो ये चीज़ हो गई, है ना? ये मतलब ये अव्यय स्वरूप होते हैं, ये अव्यय भी मैंने पढ़ाया है। अव्यय स्वरूप होते हैं, है ना? स्वरूप होते हैं। लेकिन अब इसे क्यों बक रहे हैं, इसे हम समझ नहीं पाए। अब इसको मतलब रटंत विद्या के ऑप्शन से कोई एक तरीका नहीं है जिसको मैं एक तुरंत जान लूँ? हाँ, बिल्कुल तरीका है, मैं बताऊँगा। जैसे मैंने एक तरफ ये लाइन बनाई, ठीक है? ये लाइन मैंने बना दी, ठीक है? काहे बना दी? अभी बताता हूँ क्यों बना दिया, ठीक है? देखो, ये क्या है? विकारी शब्द है, तो इसको क्या कहेंगे? संज्ञा, ठीक है? विकारी शब्द मैंने पढ़ाया बहुत बढ़िया से। संज्ञा के बाद में सर्वनाम, हाँ, ये भी सर्वनाम भी विकारी शब्द है, बिल्कुल है। सर्वनाम, है ना? देखा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना? विशेषण भी विकारी है, हाँ, बिल्कुल विकारी है। विशेषण, है ना? विशेषण के बाद क्रिया, क्रिया विकारी है, हाँ, बिल्कुल विकारी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और विकारी शब्द के बस इतने विकारी शब्द होते हैं, है ना? तो इनको हम विकारी शब्द जानते हैं, विकारी शब्द कहेंगे, ठीक है? हाँ, बिल्कुल बात सही है, शब्द, विकारी शब्द लिखा हुआ है, ठीक है? अब देखो इधर इधर मैं क्या करूँगा, ये और ये, ठीक है? यही 2 स्थितियाँ होंगी। तो इधर बनेगा, ये है उपसर्ग, है ना? ये है उपसर्ग, ठीक है? और इधर है प्रत्यय, है ना? ये प्रत्यय है, हाँ, तो ठीक है, तो कह क्या रहे हो? मैं कह रहा हूँ, यदि अगर संज्ञा के पहले जो जुड़ेगा, मतलब संज्ञा के जो पहले जुड़ेगा, उसे उपसर्ग कहेंगे, और संज्ञा के बाद जुड़ेगा, उसे प्रत्यय कहेंगे। मतलब संज्ञा का मतलब ये है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, यानी विकारी शब्द के जो पहले जुड़ेगा वो उपसर्ग, और विकारी शब्द के जो पहले आप क्या कहते हैं, मतलब जो बाद में जुड़ेगा वो प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन दरअसल ये जुड़ेगा जब, जैसे ये शब्द जब बन जाएंगे तो ये अविकारी के जैसे ही प्रतीत हो जाएंगे। जैसे जब वो, जैसे मान लिया कोई शब्द तुमने बना दिया तो वो तोड़ थोड़ी ना पाओगे, तो इसलिए वो अविकारी जैसा प्रतीत होने लगेगा। ये जब कोई शब्द बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ, जैसे इधर बात समझो, मैं जैसे कोई यहाँ पे कोई शब्द बना लिया आपने, मतलब उपसर्ग जोड़ करके आपने कोई शब्द बना लिया, है ना? तो जब शब्द बन जाएगा, वो पूर्णतः शब्द बन जाएगा, तो वो अविकारी में हो जाएगा, अविकारी में हो जाएगा, शब्द में परिवर्तन हो जाएगा, तो वो अविकारी में चला जाएगा, ठीक है? अभी बात तुम्हारी समझ में नहीं है। जैसे मैं कोई कोई जैसे ये आशा क्या है? आशा है विशेषण या, है ना? तो आशा में मैंने प्रति उपसर्ग जोड़ दिया, है ना? प्रति उपसर्ग जोड़ दिया, ठीक है? तो प्रति उपसर्ग जोड़ने के बाद में बना क्या है? प्रत्याशा, है ना? प्रत्याशा, ठीक है? अब ये आपका शब्द बन गया, ठीक है? अब ऐसे इधर मान लिया कोई भी विकारी शब्द बनाओगे, है ना? इनके जैसे ये प्रत्यय के योग से संधि का पद में मतलब नहीं किया जा सकता। देखो इसमें क्या होता है, उपसर्ग में संधि का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन प्रत्यय में संधि नहीं बनती। जैसे प्रत्याशा संधि का ही तो है। देखो यहाँ प्रतिधनाशा है, लेकिन आधाता हो गया, क्यों? प्रत्याशा हो गया। मैंने पूरा डिटेल में बताया था किस तरीके से संधि का मतलब कैसे संधि संधि पद में बनाया जाता है ना? तो ये उपसर्ग में संधि के साथ-साथ मतलब क्या कहते हैं, मतलब संधि का योग भी होता है और उपसर्ग भी होता है। जैसे प्रत्याशा है, प्रत्युत्तर है, अत्याचार, तो अति उपसर्ग बन के वो अत्याचार हो जाता है। अच्छा, अगर संधि वाला टॉपिक नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत बढ़िया से समझाया है, एक-एक डिटेल एग्जांपल, है ना? तो ये हो गया। अब लेकिन इसमें संधि नहीं काम करेगी। दरअसल इसमें जैसे संधि नहीं होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है। इसमें क्या होता है, इसमें समास का प्रयोग होता है प्रत्यय वाले में, है ना? तो समास के क्या सभी? नहीं, सभी नहीं होते हैं। मैं बताता हूँ। देखो, मतलब जो जैसे मैंने कहा था, समास अभी तो पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ा दूँगा, चलो कोई नहीं। देखो मैं एग्ज़ाम्पल बता दे रहा हूँ। उपपद तत्पुरुष समास के समस्त जितने उदाहरण होते हैं, वो सब के सब क्या कहते हैं, प्रत्यय के उदाहरण होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, उपपद, है ना? पुरुष समास के उदाहरण, है ना? उपपद तत्पुरुष समास के समस्त उदाहरण जो है, समस्त उदाहरण, है ना? जितने उदाहरण हैं सब इसी में आ जाएँगे, है ना? जैसे मान लिया मैं एक बार, जैसे विवाह, है ना? विवाहतर, है ना? विवाहेतर, ठीक है? विवाहेतर।
इसका हो जाएगा विवाह, है ना, विवाह। उसके बाद में इतर, है ना, इतर प्रत्यय लगा है, तो विवाह इतर मतलब ये तर प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है, तो विवाह के इतर, है ना, तो इसे बन जाएगा। ठीक बात। और मैं बात कैसे करूं कि और इसमें एग्जांपल और होते हैं, मैं अगले सेगमेंट पे ले लूंगा। तो उपपद तत्पुरुष वाले समास, नए तत्पुरुष समास, ये सब समास के मतलब इसमें क्या कहते हैं, प्रत्यय में जाएंगे, है ना। इसमें संधि समास का योग हो सकता है, संधि हो सकती है, समास हो सकता है, और क्या कहते हैं, संयोग भी हो सकता है। इस वाले में जैसे प्रत्यय में संधि भी हो सकती है ना, और समास भी हो सकता है, और क्या कहते हैं, योग मतलब संयोग भी हो सकता है। लेकिन इसमें मतलब इसमें केवल क्या कहते हैं कि समास ही होगा। ठीक है। जैसे मान लिया मैंने प्रत्यय का मैं कोई भी एक शब्द मैं बना देता हूँ, बताऊंगा। जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा, मैंने लिखा लड़ में आई प्रत्यय जोड़ा तो मुझे बना लड़ाई। तो ये तो बातें हुई। ठीक है। अभी तो मतलब मैं छोटा छोटा बता दिया था, अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। देखो, उपसर्ग में पूरा वो तो लिखाऊंगा ही लिखाऊंगा कि कितने उपसर्ग होते हैं, कितने प्रत्यय होते हैं, लेकिन दरअसल दिक्कत यहाँ पे है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न की प्रवृत्ति अब बढ़ी हुई है, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा था मैं उसकी बात करेंगे। तो उपसर्ग को तो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन प्रत्यय जरूरी होता है ना, तो मैं हेडिंग डालता हूँ प्रत्यय, है ना, प्रत्यय के प्रकार, है ना। आपने मोटा मोटा प्रत्यय समझा है, और प्रत्यय के प्रकार की भी मैं बात करूंगा। एक बात है, ठीक है। तो अब समस्या इस बात की होगी, मैंने ये डाला। ठीक है। देखो, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वहीं की बात करूंगा, बाकी दुनिया भर के एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैं करा दूंगा, 1 मिनट का काम है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो मैं प्रत्यय के प्रकार बनाऊंगा। तो प्रत्यय के प्रकार जैसे आपने देखो, तद्धित एक होता है, तद्धित प्रत्यय, है ना, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय, ठीक है, पक्का। और एक होता है कृत प्रत्यय, है ना, कृत प्रत्यय। ठीक है, ये यही तो होता है। अब देखो, बात को समझो, बात को कैसे समझो, बात को समझाओ। देखो, एक होता है विकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द तो होता ही है, मैंने कहा विकारी शब्द, है ना, विकारी शब्द मैंने पढ़ाया भी खूब डिटेल में, बल भर के अच्छे से। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो विकारी में कौन कौन से आते हैं भाई, विकारी में या फिर संज्ञा आएगा, विकारी में संज्ञा आएगा, या फिर सर्वनाम आएगा, है ना, सर्वनाम, या फिर सर्वनाम, विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, और या फिर विशेषण आएगा, है ना, विशेषण, या फिर क्रिया आएगी। ठीक है, 4 ही होते हैं, ये बात ठीक बताया आपने। तो ये हमको काहे बता रहे हो, मैं बता रहा हूँ, उसका कारण है। देखो, कारण ये है कि ये चारों शब्द जो हैं, मतलब 3 है, तो 3 को मैं अलग अलग डिवाइड क्यों किया, ये 3 को ऊपर मैंने अलग से लिखा, और ये क्रिया को मैंने अलग सर्किल किया, क्यों किया। तो दरअसल ये किसी वस्तु का नाम हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ इधर जब जुड़ेंगे, इसके मतलब इधर जुड़ेंगे, इधर यानी पद के मतलब बाद में जुड़ते हैं, तो जो ये बाद में जुड़ने वाले पद हैं, है ना, जुड़ने वाले, अच्छे से लिखना पड़ेगा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद जुड़ने वाले पद, है ना, जुड़ने वाले पद क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे तद्धित प्रत्यय। अब बात को समझ में आई, तद्धित प्रत्यय, है ना, अभी तक तो रट रहे थे, ठीक बात। जो इधर जुड़ेंगे उसी को हम कृत प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, अब बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही रही है, और बहुत आसानी से समझा दूंगा, एक चुटकियों का खेल तो हुई बात, ठीक बात। लेकिन अभी 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 शांति बनाओ, अभी कोई आसान बात नहीं हुई है, अभी मैं और बताऊंगा ही बताऊंगा। देखो, तो आपने बताया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सब कुछ पढ़ा दिया, कोई चीज छोड़ा नहीं हो। ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, बहुत बड़ा इशू नहीं है, मैंने पूरा डिटेल में बताया भी है। ठीक है, तो अब हम बात, देखो, और अलग अलग सेगमेंट हैं, इसके भी कई प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, मैं जहाँ बच्चों बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, वही से कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया, आप देखो, अब मैं बात करूंगा। देखो, अब मैं हेडिंग डालूंगा पहले तद्धित प्रत्यय, है ना, उसके बाद में बात करूंगा कृत प्रत्यय की, है ना, तद्धित प्रत्यय। अभी तक आप रट रहे थे ना कि तद्धित प्रत्यय क्या होता है, कृत प्रत्यय, मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा, वह प्रत्यय, है ना, प्रत्यय, ठीक है, जो किसके साथ, संज्ञा, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, और विशेषण, है ना, क्योंकि क्रिया का मतलब, कृत का मतलब क्रिया ही होता है, विशेषण के बाद, है ना, विशेषण शब्दों के बाद, या विशेषण के बाद, या विशेषण शब्दों के बाद, मान लो तुम जैसा लिखना चाहो, विशेषण शब्द, है ना, शब्दों के जुड़कर, है ना, नया शब्द बनाते हैं, तो क्या कहलाते हैं वो, वही कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, मैं तद्धित प्रत्यय ही लिखा रहा हूँ। तो अब मैं जैसे कुछ एग्जाम्पल लूंगा, जैसे मैं कैसे एग्जाम्पल लूंगा। देखो, विकारी शब्द होते हैं, विकारी में मैंने 4 बताया। ठीक है, तो अभी बात बताता हूँ।
ये है विकारी, ठीक है, पक्का ये विकारी शब्द है, ठीक है। अब विकारी में जैसे विकार का मतलब नाम होता है, ठीक है, नाम पद, और इधर मैं प्रत्यय जोड़ता हूँ, प्रत्यय, ठीक है। अब देखो तद्धित से क्या होता है, तद मैंने लिखा तद्धि, और उसके बाद में फिर हल चिन्ह लगा दिया, ठीक है, फिर उसके बाद में अंत लगा दिया क्योंकि अंत में जुड़ता है। अब ये जैसे संधि में क्या मैंने पढ़ाया था, ये देखो यहाँ पे मतलब आ और आ जोड़ करके यहाँ पे आ हमारा लिखा है, ये आ और या जोड़ के आ निकला। कुल मिला के मैंने क्या कहते हैं पूरा व्यंजन संधि पढ़ाई है, तो यहाँ पे मैं बात ज़्यादा करूंगा ही करूंगा नहीं, लेकिन मैं एक शब्दावली बना देता हूँ। जैसे यहाँ से तद्धित और ये आ जुड़ करके तद्धितांत हो जाएगा, है ना, तद्धि तद्धि तद्धिता, देखो मैं कह रहा हूँ गलती को, है ना, तद्धि, उसके बाद में ता अंत, है ना, तद्धितांत हो गया, ठीक है। तो जब मान लिया ये जैसे जो कुछ शब्द बनेगा तो उसको तद्धितांत कहेंगे, ठीक है। और मैं कहता हूँ इधर नाम है, जैसे मैंने कोई विकारी शब्द लिया, जैसे मान लिया अपना, है ना, अपना लिया, अब इसमें ना प्रत्यय जोड़ के हमने बना लिया अपना ना, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो जो शब्द बना मतलब नया शब्द, जैसे जैसे संधि में टूटता था, तो ये तद्धित मतलब मैं कह रहा हूँ तद्धितांत शब्द हो गया, ये तद्धितांत शब्द हो गया। तद्धित से बना शब्द तद्धितांत कहलाता है, ठीक है, और कृत से बना शब्द कृतांत कहलाता है। मैं उसको तो बताऊंगा कृदांत, है ना। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, कौन सा एग्जांपल ले लूँ मैं, मान लिया जैसे मान लिया, देखो मैं जैसे मान लिया ये लिया, ये क्या है, सोना, क्या है सोना, मतलब सोना, सोना जैसे सोने वाला सोना नहीं, स्लीपिंग वाला नहीं, सोना का मतलब ये होता है कोई वस्तु है, तो ये संज्ञा में चली जाएगी, ठीक है, मतलब कोई धातु है, धातु, ठीक है। तो इसमें आर प्रत्यय जोड़ोगे तो ये बनेगा क्या, सोनार, ठीक है, सोनार। अब जब ये सोनार बना है तो ये कौन सा है, तद्धित प्रत्यय, क्योंकि हमने क्रिया से बनाया है, ठीक है। यदि क्रिया से कोई शब्द बनेगा, मैंने कहा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कहा देखो क्रिया से तो कृत कृत में जाएगा। यदि कोई शब्द, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो, वो विकारी, अगर वैसे 4 विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो जो संज्ञा से बनेगा, सर्वनाम से बनेगा, विशेषण से बनेगा शब्द, तो वो जाएगा तद्धित प्रत्यय में, और अगर क्रिया से बनेगा तो कृत प्रत्यय में जाएगा। इतनी सी बात है, ठीक बात। अब तो दुनिया भर की चीजें रट रहे हो, उससे हमसे मतलब नहीं है, मैंने जितना कॉन्सेप्ट बता दिया। अब जैसे कोई भी शब्द ले लो, जैसे मान लिया लोहा ले लिया, ठीक है, तो लोहा क्या है, तो लोहा, लोहा तो ये मतलब धातु है, धातु तो है लेकिन है तो संज्ञा है, जिसमें आर प्रत्यय जोड़ दोगे तो लोहार, तो लोहार किस में चला जाएगा, तद्धित प्रत्यय में चला जाएगा, ठीक बात। मतलब को समझो, मतलब बात को, ठीक है, वही चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझा होगा बात। अब हम बात करेंगे कृत प्रत्यय की, ठीक है। दूसरा है कृत प्रत्यय, ये बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, प्रत्यय, ठीक है। अब इसकी परिभाषा लिखने की जरूरत तो वही है, तभी तो आप मानोगे। देखो मैंने कहा अब ये सब हो गया, लेकिन अब बचा क्या, जैसे विकारी शब्द से ही तो प्रत्यय जुड़कर बनते हैं, तो विकारी शब्द में क्रिया बचा दी, तो क्रिया को हम इसमें लगा देंगे। तो मैं कहूंगा वह प्रत्यय, है ना, वह प्रत्यय, प्रत्यय, ठीक है, जो क्रिया, है ना, या धातु। अब धातु, क्रि धातु से मतलब क्रिया का मूल रूप धातु कह सकते हो, ठीक है, मैंने लिखाया भी है। अगर क्रिया नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ोगे नहीं तो काम बनेगा, है ना। क्रिया का सबसे सूक्ष्मतम रूप क्रि ही होता है, मतलब धातु होता है ना, धातु। तो यानी क्रिया का मतलब मैं लिखूंगा क्रिया का मूल रूप, है ना, का मूल रूप, मूल रूप अर्थात छोटा रूप, है ना। पदों, है ना, पदों के साथ जोड़े हैं, जोड़े जाते हैं, तो उन्हें जोड़े जाते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय कहेंगे, क्योंकि क्रिया का खेल है, कृत प्रत्यय बस कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ एक बात। अब मैं इसका मैं एक बार वो कह देता हूँ, सभी बात को समझो। जैसे हमें कृतांत बनाया था, इसमें कृत से कृतांत बना दूंगा। देखो मैं कैसे, अभी देखो आपने व्यंजन संधि में पढ़ाया, उसकी कोई बात नहीं कहूँगा। देखो ये मान लिया मैंने विकारी शब्द मैंने क्रिया लिया, ठीक है, क्रिया ले लिया, ठीक है, ले लिया आपने, कोई बात नहीं, क्रिया ले लिया। यहाँ पर प्रत्यय ले लिया, प्रत्यय में मैंने अंत, प्रत्यय का मतलब ये क्या होता है, अंत यानी पीछे, अंत मतलब पीछे। तो मैंने क्रिया, क्रिया मतलब क्रिया क्या होती है, मूल रूप कृत्य हुई होती, मूल रूप कृत होता है, कृत या कृत, कृति तो होता है, कृति ही होता है, मूल रूप कृत धातु। अब यहाँ से मैंने अंत ले लिया, क्योंकि अंत प्रत्यय मतलब ही अंत होता है, ठीक है। अब देखो पहले बात को समझो, तो मैंने यहाँ ये हल लगाई है। अब ये मैंने व्यंजन संधि में बताया था कि ये ता का दा कैसे हो जाता है। मैंने बताया था कि यदि कोई व्यंजन सघोष है, ठीक है, तो क्या कहते हैं वो, अगर मान लिया पूरे मतलब डिटेल में मैंने ता का दा क्यों हो जाता है, क्योंकि वो अपना वर्ण तीसरे में बदल जाता है, ता था दा में बदल जाएगा, तो ये ता है फिर दा में बदल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्री, और ये द हो जाएगा, ठीक है, कृद, और ये यहाँ से आ छूट के आ जाएगा, क्योंकि आ तो लगेगा ही लगेगा, है ना, तो ये हो जाएगा कृद, कृद धन अंत, है ना, कृदंत, क्योंकि आ है
तो ये इसमें आ जाएगा, क्योंकि जहाँ हल चिन्ह था तो मात्रा इसमें लग गया, तो ये पूरा दा बना, तो बन गया कृदंत। हालांकि मैं संधि में ये चीज है तो इसको कृदंत प्रत्यय कहते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और इससे बना शब्द कृदंत कहते हैं। ठीक है, कृदंत। तो आपने जाना होगा ये चीजें, ये छोटी सी बात है, अगर संधि टॉपिक पढ़ोगे तो ये चीजें समझ पाओगे बहुत आसानी से, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में उसकी व्याख्या की है, और संधि चैप्टर आपको देखना ही चाहिए, है ना। ठीक है, तो आपने ये पूरी कथा बता दी है, लेकिन एग्जाम्पल नहीं देखो तब तक हमको तो एक को मिनट नहीं समझ में आएगा। अच्छा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो कैसे एग्जाम्पल दूँ। क्रिया लूँ पहले मैं, क्रिया जैसे ये क्या है, चल क्रिया है, हाँ चलना क्रिया है, चल क्रिया है। अब इसमें मैं कर प्रत्यय जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, चल कर, है ना, ये हो गया। तो अभी जैसे ये क्या है, ये कृत प्रत्यय का उदाहरण है। अब एग्जाम्पल मतलब एग्जामिनर क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा किस शब्द में प्रत्यय है। ऐसे मान लिया ऐसे लिख के दे दिया कि निम्नलिखित में से कृत प्रत्यय बताइए कौन है, तो उसमें सोनार दे दिया, लोहार दे दिया, है ना। उसके बाद में और कोई दे दिया, मतलब मान लिया दे दिया कि सुंदरता या कुछ भी, तो कुल मिला के क्रिया से न रहो और दे दिया चल कर, तो जहाँ पे क्रिया होगा वहाँ कृत प्रत्यय होगा। यही चीज होता है, इसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि मैं प्रश्नोत्तरी श्रृंखला बहुत जल्दी ला रहा हूँ, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, बहुत मेहनत के साथ उसमें पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को मैंने छांटा है, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसको मैं तो बताऊंगा। ठीक बात, तो ये हो गई बात, है ना। तो जो कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द को कृदांत कहते हैं। अब जैसे ये क्या है, ये कृदंत है, और जैसे तद्धित में क्या था, मैं यहाँ दिखा दूं, नहीं तो फिर दिक्कत कर दोगे तुम लोग। जैसे यहाँ ये, जैसे ये सुनार क्या है, ये तद्धितांत है, ठीक है, क्योंकि ये तद्धित प्रत्यय से बना है। आगे चलकर क्या है, ये कृदंत है, तो वहाँ तद्धितांत है और यहाँ कृदंत है। जो कृत प्रत्यय से शब्द बने वो कृदंत है, और तद्धित प्रत्यय से बने तद्धितांत है। कन्फर्म हो गया बात, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें, बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन बड़ी बात जब होती है जब कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो तब होती है। कुछ एग्जाम्पल मतलब मैं दे दूंगा, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताइए। जैसे मैंने लिखा रुको यार, शुरुआत में गलती करोगे। मैंने लिखा सजावट, है ना, फिर लिखा मैंने बनावट, है ना, सजावट बनावट, उसके बाद में मैंने लिखा चिकनाहट, है ना, उसके बाद में मैंने लिखा मिलावट, है ना। अब इसमें आप बताओ कि इसमें अब भिन्न प्रत्यय कौन सा है, तो भिन्न देखो, यहाँ पे आवट है ना, आवट प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है, ये कन्फर्म है। यहाँ भी आवट प्रत्यय जुड़ा है, और यहाँ भी, यहाँ का जुड़ा है, यहाँ आहट प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है, चिकनाहट, है ना, आहट, और यहाँ आवट प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है। तो भिन्न कौन सा हो गया, ये हो गया। ऐसे भी एक प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन इसी प्रत्यय में मैं पूछ लूँ, चलो एक दूसरे शब्द लूँ तब मजा आएगा, इसमें नहीं मजा आता है। देखो कठिन पूछे, जैसे मैं क्या पूछूं, अच्छा हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। मिठाई, लड़ाई, लिखाई और छपाई और पढ़ाई, ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय तद्धित है और कौन सा कृत प्रत्यय है, आप बताओ। ठीक है, बताओ, तब तक मैं सोच रहा हूँ, आपको कुछ दूसरी चीज बता देता हूँ। देखो कौन सा पेन ले लूँ, ये ले लो, चलो आपने बता दिया होगा अब तक, चलो ठीक है, नहीं बता रहे तो मैं बता रहा हूँ। देखो मीठा क्या है, मीठा क्या है, मीठा तो विशेषण है, विशेषण है ना, ठीक बात बताया आपने, अच्छा बात बताया। लड़ क्या है, लड़ मतलब क्या होता है, लड़, लड़ना, लड़े, लड़ाई, ये सब तो ये क्या है, एक क्रिया है, ठीक है। अब ये तो अभी बात समझो। लिख क्या है, ये भी एक प्रकार का क्रिया ही है ना। भाई लिख मतलब क्रिया है, लिख आई से प्रत्यय बनो, लिखाई से, तो ये भी क्रिया है। छप का है, मतलब कुछ छापते हो, छापना भी तो क्रिया है ना, छाप से ये भी क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है, ठीक है। ठीक है, अब बात समझो, ये भी दूसरे पेंसिल लूंगा। देखो यहाँ पे आपने आई प्रत्यय जोड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आई भी प्रत्यय जोड़ा, तो ठीक है। यहाँ आई है ना, आई, लिख आई, आई ही तो जुड़ेगा, छप आई, आई यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ आई आई। तो इसमें अब एग्जामिनर पूछा कि कौन सा प्रत्यय है, मतलब देखो ये तो सिंपल सी बात है, ये तद्धित प्रत्यय में जाएगा, ये क्रिया से बना, ये कृत में जाएगा, ये भी कृत में जाएगा, ये भी कृत में जाएगा, ये भी कृत में जाएगा। तो भिन्न प्रत्यय तो ये है, ठीक है, भिन्न प्रत्यय हमारा मिठाई, क्योंकि मिठाई बना है मीठे से, विशेषण से बना हुआ है ना, तो ये कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो जो अलग होगा वही क्वेश्चन पूछेगा, भिन्न प्रत्यय को छांटिए, तो ऐसे होता है, ठीक है। मैं मतलब ऐसे ही पढ़ाऊंगा भाई, मेरा तो यही स्टाइल है, बाकी रटन विद्या वाले कॉन्सेप्ट हमारे अंदर है नहीं है, ना मैं पढ़ता हूँ ना मैं रट के ऐसे पढ़ाता हूँ, मैं आराम से डीपली पढ़ता हूँ, डीपली पढ़ाता हूँ, ठीक है, ये तो बात हुई। अब मैं कुछ सेगमेंट ऐसे हैं कि जो एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं वो तो मैं कराऊंगा। कुछ महत्वपूर्ण मैं बता देता हूँ, कुछ विशेष प्रत्यय हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं यहाँ हेडिंग डलवाता हूँ, विशेष प्रत्यय, है ना। तो विशेष प्रत्यय है क्या, मैं इसकी चर्चा तो करूंगा ही करूंगा। देखो आराम से मैं पूरा लिखाऊंगा, पहले देखो
विशेष प्रत्यय कौन कौन से हैं? एक तो है मान लिया आ, ठीक है, अ मतलब आ, और एक है ई, एक है दीर्घ ई, है ना, दीर्घ ई, एक कहते हैं इक, है ना, और एक ए, ठीक है, फिर या है, फिर आयन है, ठीक है, आयन, ठीक है, फिर आयन है, ठीक है, ये इतने शब्द हैं, मतलब शब्द नहीं है प्रत्यय, हालांकि है तो शब्द ही है। अब देखो मैं यहाँ पे कोई चीज लेता हूँ दूसरे पेन से, मान लिया, देखिए लगेगा ना, लगता तो है। देखो जैसे कुछ शब्द होते हैं, तो यदि मूल शब्द का मतलब प्रथम वर्ण किसमें हो, अगर आ से है, मतलब चाहे लघु आ हो या दीर्घ आ हो, और तो आ में बदल जाता है ना, कौन, कुछ शब्द में, जैसे इतने शब्द जैसे मैंने दिया है, मैं एक कोई शब्द लेता हूँ, जैसे मान लिया कोई शब्द लिया, मैंने लिया कौन सा शब्द, मैंने लिया समाज, है ना, समाज ले लिया। अब इसमें हम इक प्रत्यय जोड़ूंगा, ठीक है, इक, ये दे इक है ना, तो इसका होगा क्या, मैंने इक प्रत्यय जोड़ दिया, है ना, तो जब ये शब्द बनेगा तो दरअसल यहाँ लघु सा है, तो ये हो जाएगा सम, समा, सामा और जिक हो जाएगा। यहाँ पे मैं बताना क्या चाहता हूँ, एक मैं इसको जब दूसरे पेन से लिखूंगा तब समझ पाओगे, ठीक है, मैंने यहाँ सा लिखा और यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये देखो ये यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक। ऐसा क्यों हो जाएगा, इसका नियम है, नियम यह है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैं जितना है उतना बता दूंगा, तो उसमें अगर आ ई इतने प्रत्यय, अगर इतने प्रत्यय मतलब लगेंगे तो उसका वो दीर्घीकरण हो जाता है। देखो यहाँ सा है, सा से ये सामाजिक हो गया, ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ अभी यहाँ से मैं एक शब्द और लूंगा तो समझ पाओगे, जैसे मैं यहाँ पे स्वस्थ, है ना, अब ये स्वस्थ क्या है, स्वस्थ एक शब्द है, ठीक है, अब इसमें मैं एक प्रत्यय ले लूंगा या, ठीक है, तो ये आगे बनकर क्या, यहाँ पे लघु मतलब वा है, तो ये दीर्घ वा में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, तो जैसे स्व है उसके बाद में ये आधा सा और था और या, क्योंकि या हो जाएगा तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य, यहाँ पे देखो दीर्घ आ गया, तो मैं यही कह रहा हूँ कि कुछ मतलब शब्द ऐसे हैं, जैसे अब जैसे बहुत सारे शब्द हैं, मैं यहाँ मतलब ये ऐसे दो शब्द हैं, दो के साथ और, तो इतना जाने रहो कि इतने में ये लगेगा, तो कुल मिला के ये इतने प्रत्यय में यहाँ पे दीर्घ मतलब आ हो जाता है ना, लेकिन आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि यहाँ ये किस लिए क्यों आता है। जैसे समाज में, समाज जैसे समाज तो समाज सही है, लेकिन जैसे एक प्रत्यय जोड़ दोगे तो सामाजिक नहीं होता है, सामाजिक होता है, ठीक है, और स्वस्थ तो एक शब्द है, लेकिन स्वस्थ में एक या प्रत्यय जोड़ोगे तो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य हो जाएगा। और इसी में मैं और एक बार इसको और सिंक्रोनाइज करूंगा, तो इसी में लिखाऊंगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं और आप ये वर्तनी शुद्धि में गलत करते हो तो गड़बड़ होती है। यहाँ से मैं इधर लिख देता हूँ, कहीं भी लिख दो, ठीक है। अब मैं कुछ शब्द ऐसे लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा इतिहास, है ना, इतिहास लिखा, अब इसमें मैं एक प्रत्यय जोड़ूंगा, तो देखो ऐतिहासिक में जब एक प्रत्यय जोड़ोगे तब ये होता क्या है, एक नियम है, नियम इसका जो भी है, तो ई का जो होता है, ई का ए में हो जाता है। यहाँ पे लिखूंगा जैसे प्रथम, ये मैंने प्रथम वर्ण लिखा, ये प्रथम वर्ण है, ठीक है, यहाँ पर प्रथम वर्ण है ना, प्रथम वर्ण में अगर ई लिखा हो, है ना, फिर दीर्घ ई लिखा हो, ठीक है, ई लिखा हो, दीर्घ ई लिखा हो और ये लिखा हो, ठीक है, और या फिर ए लिखा हो, तो होगा क्या, जब ये प्रत्यय जुड़ेंगे, है ना, इसमें इसमें जैसे एक प्रत्यय जुड़ेगा, जैसे जैसे मान लिया प्रत्यय जैसे जुड़ेगा, जैसे मान लिया हम एक जोड़े, है ना, तो मैंने एक प्रत्यय जोड़ा, तो ये जैसे या कोई प्रत्यय जोड़ेगा तो ई का ये हो जाएगा, आय हो जाएगा, ठीक है, मैंने कहा ई का ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं दूसरे पेन से लिखूंगा, जैसे जैसे प्रत्यय जुड़ेगा यही वाला बना देता हूँ। देखो मैं कह रहा ऐतिहासिक में इतिहास है, और इसमें ई है, प्रथम वर्ड ई है, और ये प्रत्यय जोड़ूंगा तो ये बनेगा क्या, देखिए बनेगा क्या, देखिए ये जो इतिहास का ए बन जाएगा, ठीक है, इतिहास का ए बन गया, ठीक है, ऐतिहासिक थे तो यहाँ पे ए बनेगा जब, तो ए हो गया, उसके बाद में ती हा, और उसके बाद में सिक, ऐतिहासिक, स से ई की मात्रा लग जाएगी, ऐतिहासिक हो जाएगा, मैंने संधि पढ़ा दिया है इसलिए इसमें ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, तो इतिहास का ऐतिहासिक हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लिया एक दीर्घ वाला लेता हूँ, तो मैंने लिया ईश्वर, है ना, तो ईश्वर होता है, अब इसमें या प्रत्यय जब जोड़ूंगा, मैंने या प्रत्यय जब जोड़ दिया तब यही हो जाएगा ऐश्वर्य, ठीक है, ऐश्वर्य, ठीक है, ई आप जब समझ गए क्यों बदलता है, क्योंकि मैंने ऐसे ही बताया है, तो इसका एक नियम यही फॉलो करता है, इसीलिए। और ये सब तो ज्यादातर ये वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है ना, ईश्वर का ऐश्वर्य कैसे हो जाता है, या फिर ये कैसे हो जाता है, या कई बार प्रत्यय दे देता है, इतिहास में एक प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है, तो ऐतिहासिक लिखा रहेगा, ऐतिहासिक लिखा रहेगा, तो ऐतिहासिक सही होगा, ईश्वर लिखा रहेगा, ईश्वर लिखा रहेगा, तो जो डीपली नहीं पढ़ा होगा वो रट के शब्दों का चयन करके बनाएगा, तो आगे विकल्प वही देगा, तो वही ठोक के चला आएगा, वही गलत माना जाएगा, ठीक है। सही पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर वैसे आसानी नहीं होती है।
कुछ प्रत्यय और है, कुछ मैं और लिखा देता हूँ। जैसे मान लिया यहाँ लिखा देता हूँ, यदि जो है क्या हुआ, यदि प्रथम वर्ण है ना, प्रथम वर्ण क्या होता है ना, प्रथम वर्ण का स्वर क्या हो, है ना, ऊ हो, मतलब लघु हो और दीर्घ ऊ हो, है ना, और वो हो, ठीक है, या फिर औ हो, है ना, औ हो, औ, ठीक है, औ हो तो होता क्या है, तो ये बाद में औ में बदल जाता है, ठीक है, औ में बदल जाता है, में बदल जाता है ना, बदल जाता है जब भी प्रत्यय लगेगा। तो मैंने कोई शब्द लूंगा तब बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जैसे मैं मान लिया शब्द लिया, क्या शब्द लिया, मैंने लिया उदार, है ना, उदार, ठीक है, अब इसमें मैंने यह प्रत्यय लगाया, ठीक है, यह प्रत्यय लगाया, तो ये बाद में बनेगा क्या, ऊ का अ हो जाएगा, है ना, तो औदार्य हो जाएगा, ठीक है, हो गया कि नहीं। अब मैंने लिया उचित प्रत्यय, है ना, उचित, है ना, उचित शब्द लिया, अब इसमें उचित में हमने या प्रत्यय लगा दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा औ, है ना, औ, उसके बाद में ची और त्या हो जाएगा, औचित्य हो जाएगा। ता और या क्यों हुआ है ये आपको संधि में देखना पड़ेगा, मैं यहाँ डिटेल में बताने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, मैं क्योंकि मैं पढ़ा ही रहा हूँ ये प्रत्यय, तो संधि का ये मतलब है एग्जाम्पल थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं बस इतना ही बता दूंगा, है ना। जैसे मैंने लिया उपनिवेश, है ना, उपनिवेश, है ना, अब इसमें करूंगा क्या, मैं एक प्रत्यय जोड़ देता हूँ, तो उप का हो जाएगा औप, है ना, क्योंकि यहाँ से औ ही बनता है, देखो ये औ बन जाता है ना, औप निवेश, निवेश और इक प्रत्यय तो औपनिवेशिक हो जाएगा, ठीक है, तो इक हम लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे निवेशिक, निवे, निवे, उसके बाद में निवे और सिक, है ना, इक, क्योंकि सा से इक की मात्रा ही तो लगेगा, तो औपनिवेशिक हो जाएगा, ठीक है, तो ये बात हो गई, ठीक है, और कुछ है, कुछ टर्म्स है उसमें लिखा दूंगा, बस बढ़िया आराम से झंझट खत्म हो जाएगी। ये क्या है, ये री है, ठीक है, री है तो मैं जानता हूँ, सभी जानते हैं, री हो, ठीक है, तो क्या होगा, प्रत्यय लगने के बाद में अर हो जाता है, मतलब ये कौन सी बात हुई, बाद में बताता हूँ। जैसे ये क्या लिखा आपने, ये तो लिखा है मैंने गृहस्थ, हाँ गृहस्थ तो लिखा है, वो तो सभी जानते हैं। अब इसमें हमने यह प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ये दरअसल है गृहस्थ, तो ये हो जाएगा गृहस्थ का गृहस्थ हो जाएगा। अच्छा, ये कैसी बात होगी, हाँ होगी बात, कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ। मैंने ये ग लिखा, ठीक है, ग में हल चिन्ह लगाया, उसके बाद में मैंने री निकाल लिया, तभी तो गृह हो गया, है ना, उसके बाद में, उसके बाद में हाँ, और उसके बाद में थ, ठीक है, तो हमको री को आर में बदलना है, ठीक है, आर ही तो होता है, ये आर हो जाता है, आर नहीं आर हो जाता है, ठीक है, आर हो जाता है, ठीक है, तो आर हो जाता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो गा है, ग्रह, गहर गा है, उसके बाद में ये रेप में लग जाएगा क्योंकि ऊपर यानी ग्रहस्थ, और या ग्रहस्थ हो जाएगा, क्योंकि या हमने प्रत्यय लगाया ना, तो यही ग्रहस्थ हो जाएगा, ये अच्छे से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ठीक है, ग्रहस्थ हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, ग्रहस्थ हो जाएगा। अभी तो ये शब्द कहाँ भले पूछे गए हैं, हाँ पूछे गए हैं भैया, बता रहा हूँ बात बात। अब जैसे कुछ, जैसे मान लिया देखो, ये बहुत ज्यादा, जैसे पुराण से पौराणिक बना, समाज से सामाजिक बना, धर्म से धार्मिक बना, परिवार से पारिवारिक बना, है ना, और जैसे परिवार में, यहाँ पे परिवार वाला बता देता हूँ, परिवार ऐसे तो लिखा जाता है परिवार, अब इसमें जब इक प्रत्यय जोड़ोगे तो ये हो जाएगा पारिवारिक, है ना, एक मतलब एक मात्रा और लगेगी, वही मैं कह रहा हूँ पारिवारिक, है ना, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, इतना बस सिंपल है, बस इतना ही जान जाओ। एक शब्द पूछा गया था एग्जाम में, तो मैं उसकी चर्चा कर दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया यूनिक सा शब्द है, थोड़ा सा मजेदार शब्द है, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा मनोरंजन वाला है। देखो मैं पूरा डिटेल में पूछूंगा, मैंने एक शब्द लिखा वेश, है ना, अब वेश से देखो क्या क्या कहानी होती है, ठीक है, ये वेश है, अब इसमें मैंने नी जोड़ा, ठीक है, नी जोड़ा, तो मैं नी जब जोड़ूंगा तो नी नीचे ही जोड़ूंगा, तो मैं यहाँ पे नी शब्द जोड़ दिया, ठीक है, नी जोड़ दिया, नी जोड़ दिया, ठीक है, अब ये बन गया क्या, ये बन गया आपका वेश, तो रहबे किया, है ना, तो ये बना क्या, निवेश, है ना, निवेश बन गया। अब इसमें और मैंने वो जोड़ा, क्या कहते हैं, उपसर्ग जोड़ा, क्या जोड़ा, मैंने उपसर्ग जोड़ा, निवेश बन ही गया था, है ना, मैंने जोड़ने के बाद मैंने उप जोड़ा, ठीक है, इसी पेन से लिखूंगा, ठीक है, नी में मैंने उप जोड़ा, है ना, तो ये बना क्या, बन गया क्या, बना क्या है, ये बन गया आपका, बना क्या, मैंने उपनिवेशी बन गया, उपनिवेश बन गया, उपनिवेश बन गया, ठीक है, उपनिवेश। अब उप में मैंने कुछ शब्द जोड़े, उप में क्या शब्द जोड़ा, मैंने पूर्व जोड़ा, है ना, पूर्व जोड़ा, ये भी उपसर्ग जोड़ा, है ना, आप देखो बात को समझो, ये वाला पेन ले लेता हूँ, तो ये बना क्या, इधर जाना, बना, ये बना शब्द पूर्व, उप, है ना, पूर्व उप का ऑफ हो जाता है, उप का ऑफ कैसे होता है मैंने बताया भी था, तो उप है तो ये ऑफ हो जाएगा, है ना, तो ऑप निवेश, निवेश हो गया है ना, निवेश केवल हो गया, तो पूर्व उपनिवेश, और मैंने एक प्रत्यय जोड़ दिया, है ना,
तो ये पूरा ओवरऑल कंप्लीट बना हमारा शब्द क्या बना, शब्द बना हमारा है, बना है पूर्व, पूर्व, उसके बाद में क्या बना, पूर्व, है ना, पूर्व निवेशिक, है ना, पूर्व उपनिवेशिक, है ना। तो ये शब्द ये पूछा गया था। तो पूर्व उपनिवेशिक में क्या क्या पूछा गया था मैं बताता हूँ। देखिए पहला बात तो मैं बताता हूँ। देखो इसमें पूछा, पहले पूछा कौन सी संधि है, तो संधि कौन सी है, क्या है मैंने बताया, क्योंकि देखो यहाँ पे आओ की मात्रा लगा रहा है तो ये वृद्धि संधि है, ठीक है। मैंने संधि की एकदम डिटेल में व्याख्या की है, तो वृद्धि स्वर में आती है तो स्वर संधि है, ठीक बात। और क्या पूछा गया था, और दूसरा पूछा गया था मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द मैंने मूल शब्द शुरुआत में ही बताया था, वो ये शब्द है। आगे क्या पूछा था, आगे क्या पूछा था, आगे पूछा था कि मतलब इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय लास्ट में एक प्रत्यय लगा है, इक, इक नहीं होता है, इक होता है, इक कैसे लिख दिया मैंने गलती से, तो ये इक प्रत्यय है। और क्या पूछा था, और पूछा था कि इसमें शाब्दिक विच्छेद मतलब इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग की बात करूंगा। उपसर्ग में जैसे कौन कौन से उपसर्ग, इसमें 3 आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले आया था पूर्व, है ना, पूर्व उपसर्ग आया था। उसके बाद में आया था उप, उप भी उपसर्ग आया था। उसके बाद में नी भी उपसर्ग आया था। तो 3 उपसर्ग होते हैं, तीनों शब्द बना है ना। और उसके बाद में शाब्दिक विच्छेद कैसा हुआ है, तो ये मतलब मैं कैसे बताऊँ, मैं यहाँ इसी पेन से लिखूंगा, शाब्दिक, है ना, शाब्दिक विच्छेद, है ना। तो विच्छेद कैसे हुआ है, तो शाब्दिक विच्छेद वी के आकार का हुआ है। क्यों, क्योंकि ये मतलब मैं तो ऐसे तोड़ तोड़ के बनाया हूँ, लेकिन हालांकि जब इसको ढंग से बनाओगे तो ये ऐसे, जब इसको ऐसे से बनाओगे अच्छे से, जब ये कुछ कुछ इस तरीके से आकृति देगी, वी की आकृति, तो ये वी की आकृति होती है ना, वही सी चीज। अब इसको एक सिस्टमेटिक वे से लिखा जाए तो कैसे शब्द बनेगा, तो पूर्व प्लस उप प्लस नी प्लस वे प्लस इक, है ना, ये शब्द हो गया पूर्वोपनिवेशिक, है ना। तो ये शब्द पूछा गया था, इसको मैंने करा भी दिया है, और अच्छे से कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं, ठीक है। तो ये बातें होगी, और कुछ बताओ, और मैं बताता हूँ, परेशान ना हो। अब देखो उपसर्ग में कभी भी प्रश्न पूछेगा तो उपसर्ग में क्या पूछेगा, मैं उपसर्ग के प्रश्न भी तो प्रत्यय मैंने बता दिया। उपसर्ग में, उपसर्ग का बात बता देता हूँ, उपसर्ग के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ना। तो देखो उपसर्ग के प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, पहली बात तो उसमें मतलब विकारी शब्द कौन सा शब्द है पूछेगा, कौन सा मूल शब्द है, तो इससे मैंने व्यवहार लिखा, तो इसमें व्यवहार में कौन सा है, तो जैसे इसमें व्यवहार है, ठीक है, तो व्यवहार में कौन सा शब्द है, मूल शब्द कौन सा है, तो प्रत्यय क्या है, यही सब पूछेगा, ठीक है। और कौन सी संधि, कई बार ये भी पूछ सकता है। तो देखो मूल शब्द हार है, ठीक है, तभी तो व्यवहारिक, है ना, तभी तो बना हार से व्यव, आगे वो लगा है क्या, उपसर्ग लगा के व्यवहारिक बनाया गया है, ठीक है। व्यवहार, व्यवहार से व्यवहारिक बना, मैं लिखूंगा पहले, यही बक्को मत, व्यवहार, व्यवहार है तो यहाँ हार ये मूल शब्द है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने, यहाँ इधर तो मैंने लगा दिया एक प्रत्यय, है ना, तो व्यवहार से एक व्यवहारिक बनेगा, लेकिन यहाँ तक हमारा क्या है, विधन, है ना, अवहार, है ना। तो जो अव है ये क्या है, अवहार, है ना, तो ये हार मूल शब्द है, ठीक है। अब इसी से व्यवहारिक बी, क्योंकि बी से आ हुआ क्यों बनता है, क्योंकि मैंने यण संधि जब पढ़ाई थी, अच्छा संधि वाला टॉपिक आपने देखा नहीं होगा, तो यही से बार बार मैं समझा नहीं रहा, मतलब मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे बी का मैं यहाँ कैसे लिखूंगा, जैसे वी है और आ का जब मिलन होता है, ठीक है, तो ये मतलब वाह हो जाता है, ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ। जैसे तो व्यवहारिक हो जाता है ना, यही वाला शब्द बनता है, तो व्यवहार, अब एक प्रत्यय जोड़ के तो व्यवहारिक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जब पूछेगा, क्या पूछेगा, इसमें सिंपल सी बात पूछेगा कि इसमें बताओ कौन सी संधि है, तो संधि कौन सी है, तो संधि है, इसमें मैंने यण संधि पढ़ाई थी, है ना, व्यवहार के समय, तो आधा आधा हुआ है, आधा हुआ है तो यण संधि हो जाएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं कि उपसर्ग कितने हैं, तो उपसर्ग जो है, उपसर्ग की संख्या कितनी है, तो देखो एक बी है और एक अव है ना, तभी तो व्यवहार बना है, तो 2 उपसर्ग हैं। और मूल शब्द कौन सा है, तो मूल शब्द आपने बताया भी था, मूल शब्द हार है, तो यही कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक बात। अब मैं इसके प्रकार पे चलूंगा और ये मतलब मैं बताऊंगा, ठीक है, जहां से आप लोग कोशिश उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये कब बताएंगे, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो देखो, देखिए संस्कृत में जो है, संस्कृत है ना, संस्कृत में उपसर्ग है ना, उपसर्ग कितने होते हैं, तो 22, है ना। और हिंदी में भी 22 होते हैं, बाकी किताब में बहुत होते हैं, उससे मतलब नहीं, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। हिंदी के साथ साथ उसी में अब मैं अन्य भाषाओं की बात करूंगा, अन्य भाषाओं की बात, जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, इसमें भी 22 ही होते हैं, है ना। तो मैं 22 के पूरा लिखाऊंगा एक, तो अब ये जितने पहले संस्कृत में उपसर्ग बता देता हूँ। तो देखिए संस्कृत के उपसर्ग देखो, देखो प्रा है,
परा है, अप है, सम है, अनु है, आव है, अलम है, आविर है, आ है, निस है, निर है, दुस है, दुर है, वी, आंग, नी, आधि, आपि, आति, सु, उत, अभि, प्रति, पारि, उप, इत, तिरस, पुरा, पराक, प्रदुर, बाहि, है ना। और मैं इस सब के एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे अति उपसर्ग के एग्जाम्पल है, इसका मतलब अधिक या परे होता है, तो जैसे होगा इसका अतिकाल, अत्याधिक, है ना। और अतिरिक्त होता है अत्याशय, ठीक है, मतलब उसके बाद में अत्यंत और अतिक्रमण, है ना, अंत्यकुष्ट, अंत्या अंत्युक्त, है ना। और अत्याचार, अत्याचार एग्जाम्पल में पूछ सकता है, और अत्यावश्यक पूछ सकता है ना। ये अतियुक्ति पूछ सकता है, ठीक है। और अधि का हो जाएगा अधिकरण, अधिपाठक, है ना। और अधिष्ठिता, अध्यात्म, है ना, और अध्यापक, ये सब सारी चीजें आप। और उसके मैं बात करूंगा अनु का, अनुक्रम, अनुचर, और ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, अनुशीलन, है ना। उसके बाद मैं अप की बात करूंगा, तो अप मतलब होता है बुरा, हीन या अभाव, है ना। तो अपकीर्ति, अपभ्रंश, अपमान, अपयश, अपव्यय, है ना, अपसव्य और अपहरण, है ना, अपशब्द, अपशकुन, ये सब हो गया। अभि का मतलब ओर या पास या समीप होता है, तो अभिविमुख, और उससे अभिलाषा, है ना, अभिलाष, अभिसार, अभ्यास, अभ्युदय, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद में आओ का होगा नीचे, और आओ या फिर अवगत, और फिर अवनत, है ना, अवसान, अवस्था। ये उदाहरण पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं केवल कॉन्सेप्ट समझा दिया हूँ, बाकी तो आप कर ही लोगे, ठीक है। इसका तक होता है या समेत या सब होता है, तो आकर्षण, आकार, आचरण, आजीवन, आरंभ, ये पढ़ लेना पूरा। अलम का मतलब होता है यथेष्ट, पर्याप्त, अलंकार, अलंकृत, है ना। आविर का होता है आविर्भाव, आविष्कार, आविष्कारक, ये सब। इति का मतलब ऐसा होता है, इतश्री, इत का मतलब अंत, है ना, इतिष्ट, इतिहास, है ना, उद, उत, और ये उसका मतलब क्या होता है, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पन्न, है ना। ये सारी चीजें उत्थान पढ़ लेना। और उसके बाद में उप का मतलब होता है निकट, है ना, तो उपकार, उपकार, उपदेश, उपभेद, उपयोग, सब सारी चीजें पढ़ गया। दूर और दुष् का होता है दुराचार, दुष्कर्म, है ना, दुष्कर्म वाला पूछ सकता है, दुर्गम, और ये सारी चीजें, दुर्दशा, है ना। पढ़ लेना सब पूरा आराम से आप। और इसका निर का मैं बता देता हूँ, निर का मतलब निकृष्ट, है ना, और उसके बाद में निदर्श, निपात, निबंध, है ना, सब पढ़ लेना आराम से। और पीछ, इसका परा का मतलब होता है जैसे पराजय, पराभाव, पराक्रम, परास्त, है ना। परि का पढ़ लेना, परिभ्रमण और परिक्रमण, ये सारी चीजें आप, ये सब बहुत सिंपल है। इसका मेन आपको मैं एग्जाम्पल पढ़ाना होता तो कब का पढ़ा लेता, ये किताबों में भी लिखी, मैंने कॉन्सेप्ट बता ही दिया है आपको। मैं हिंदी के उपसर्ग बता देता हूँ, तो हिंदी में जैसे आ है, ठीक है, आ है, अध है, अन है, अनु है, औ है, आव है, निर है ना, नी, बिन, भर, सु, इस तरीके से। तो आ का मतलब अचेत हो जाएगा, अगोचर हो जाएगा, था हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। अन का हो जाएगा अनिहित, देखो, अन का हो जाएगा अनिहित, अनसुना, अनगढ़ा, ये अनमोल, ये सब सारी चीजें। तो मैं ऊ का हो जाएगा, देखो, ऊ का हो गया उजड़ा, उचक्का, ये सब चीजें। 19, उनका हो गया 19, और ये सारी चीजें आप पढ़ना। मैं यहाँ ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो यार तो सिंपल, ये कौन सा, ये कुछ और शब्द हैं, जैसे जैसे देख लो, जैसे कु का हो जाएगा, कु का मतलब खराब या बुरा, कुख्यात, है ना, कुख्यात, कुसमय, कुरूप, कुपुत्र, कुपात्र, है ना। और ये दु का मतलब हो जाएगा बुरा, दुकाल, दुबला, दोबारा, दुधारू, ये सारी चीजें, ये सब पढ़ लेना। नी का मतलब होगा निकम, निकम्मा, निहाल, निडर, है ना। पर का हो जाएगा दूसरा, परलोक, परोपकार, ये सारी चीजें, है ना, भरपेट, और सारी चीजें। मतलब इसमें आप देख लेना आराम से, ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप यहाँ से कर लोगे। मैं जो कॉन्सेप्ट मैंने बताई दिया, ये तो आपको मिल ही जाएगा उसमें। तो आप उर्दू वाले उपसर्ग आप देख लीजिए। उर्दू वाले में जैसे कौन कौन से है, जैसे अल है, एन है, कम है, खुश है, गैर है, ना है, फिल है, फी है, बा है, बद है, और बा है, बिल है, बिला है, बेर, सर, हम, ये सब सारी चीजें से। अल मतलब होता है अल गरज, अलबत्ता, एन के एन जवानी, एन वक्त, है ना। खुश के खुशबू, और खुश दिल, खुश, और सारी चीजें हैं। गैर के गैर मुमकिन, है ना, गैर कानूनी, ये सारी चीजें आप पढ़ ही लेना। ये मैं यहाँ पे बर का मतलब होता है बर्खास्त, बर्खास्त, और ये जो भी अपना पढ़ लेना आराम से। मैं यहाँ ये चीजें बताना कल दिखा रहा हूँ आपका, हर एक प्रत्येक, ये सब सारी चीजें। बाकी तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। अंग्रेजी के हैं, जैसे अंग्रेजी के जैसे डिप्टी है, हाफ है, हेड है, चीफ है, डबल है, सब है, वाइस है। तो डिप्टी का सहायक हो जाएगा डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी ये फलाना ढमकाना। हाफ का हो जाएगा हाफ कमीज, हाफ पैंट, हेड मास्टर, हेड का हो जाएगा। ये सब सारी चीजें आपने किताबों में देखो। मेरा मैं आपको बता देता हूँ, मेरा मतलब मेन मोटिव ये है कि कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी किताबों में इससे प्रैक्टिस कर लो, है ना। कुछ शब्दावलियाँ ऐसी होती हैं जो जान जाओगे, और कुछ टर्म्स मतलब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा, वही मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी किताबों में तो लिखा ही है, इसको मैं लिख लिख के पढ़ाता तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने आपको एक शब्द मैंने बता भी दिया है। एक बार कहो तो और एक बार इसको पीपीटी को मैं पूरा दिखा देता हूँ। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, एक बार आप देख लीजिए आराम से। मैं स्विच कर दे रहा हूँ, अच्छे से अपना 10-5 मिनट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और मैं अगले पे चलता हूँ, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और मैं फिर से अगले पे चलता हूँ, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और फिर से मैं अगले पे चलता हूँ, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और मैं फिर से भी अगले पे चलता हूँ, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है।
और फिर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हो गया संभवतः। तो ओवरऑल हमारा ये कंप्लीट हुआ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मैंने एक साथ पढ़ा दिया। अगर प्रत्यय को भी मैं स्विच करके लगा दे रहा हूँ, दिख रहा होगा। यदि नहीं दिख रहा है तो इसमें मैंने कॉन्सेप्ट ही समझा दिया कि क्या प्रत्यय कैसे पूछेगा, पूरा मैंने बता दिया कि कौन सा तद्धित प्रत्यय है, कौन सा कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, और सबके कॉन्सेप्ट बता दिया। आप उसका प्रैक्टिस कर लेना, है ना। तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो, जैसे आ में इसमें आ प्रत्यय भूख से भूखा बना दिया, झूठ से झूठा बना दिया। आल से जैसे मान लिया लठियाल, है ना। तो अलग अलग जैसे उबाऊ से इक से क्या क्या मैंने पूरा पत्ते बताया। जैसे एला से खुरपैला बना दिया, दुधैला बना दिया, इस तरीके से, है ना। और मान लिया मैंने कौन सा बताऊं, जैसे इसमें सब तो जानते ही हो, सब मैंने बता ही दिया है ना। जैसे री से कोट से री पत्ते कोठरी, छत से छतरी, बांस से बांसुरी, है ना, टोक से टोकरी, ये अलग अलग मतलब बस ऐसे ही बनाना है। और सारी चीजें मैं करा ही दिया हूँ। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, छोटा छोटा दिख रहा है, तो मैं इसको एक बार मैं बड़े में दिखा देता हूँ। भावाच्छ तद्धित प्रत्यय देख लीजिए, है ना। आपने पूरा देख ही लिया होगा, मैं हालांकि बता ही देता हूँ। जैसे देखो इसमें आ जोड़ा चूड़ा और ये सराफा और बोझा, आइन, ये सब, है ना। आई भलाई लिखाई पढ़ाई, ये सब सारी चीजें हैं। और कृत प्रत्यय देख लीजिए, कृत प्रत्यय के उदाहरण देख लीजिए आराम से। जैसे मतलब जैसे मछुआ, हुआ हार, पनिहार, चूड़ीहार, ये सब सारी चीजें इसमें आराम से इसको पढ़ लेना, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैं तो कल दिखा ही रहा हूँ, बाकी इसका कोई ऐसे पूरा देख लेना, आपसे आराम से पूरा पढ़ लेना। स्थानवाचक, ये दुनिया भर की आड़ी आड़ी सब कुल मिला के मैंने कॉन्सेप्ट पूरे बता दिए हैं। आपने पढ़ भी लिया होगा, जहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो भी बता दिया। अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो हमारा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ मैंने कंप्लीट कर लिया, है ना। अब जो भी चीज़ें टॉपिक आएंगी जल्दी आ जाएंगी। मुझे लगता है अब सारी चीज़ें इधर की मतलब जो भी सेगमेंट हैं वो सब हो गए हैं। अब मैं शब्दावली पकड़ूंगा। शब्दावली में जैसे शब्दावली में पर्यायवाची शब्द है और तत्सम तद्भव है, अनेकार्थी शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, और मतलब ये सब सारी टॉपिक जो शब्द वाले होते हैं इनको मैं एक बार कंप्लीट कर लूंगा। उसके बाद में अपना जो भी है मुहावरा लोकोक्तियाँ भी कंप्लीट कर लूंगा। फिर अपना मैं साहित्य में चलाऊंगा, रसचंद अलंकार वो सारी चीज़ें पढ़ा लूंगा। और बाकी तो कंप्लीट हो ही गई है ना। बस हिंदी कंप्लीट जैसे हो जाए कि जैसे मैं प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा, उसमें मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, वो तो कराऊंगा ही कराऊंगा।